गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में प्रारंभ किया गया। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया सबसे पहला बड़ा आंदोलन था। हम इस आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे आज। सबसे पहली बात हम करते हैं कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। देखिए, जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए तो गांधी जी प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के सहयोगी थे। गांधी जी ने भारतीय जनता से अपील की कि भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार को युद्ध प्रयत्नों में सहायता दे और सरकार के द्वारा गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे कि महात्मा गांधी सहयोगी से असहयोगी हो जाते हैं और वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। सबसे पहला पॉइंट है जनता में घोर निराशा और असंतोष। देखिए, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है और प्रथम विश्व युद्ध में जैसा कि अभी हमने बात की कि गांधी जी ने भारतीय जनता से ये अपील की थी कि हमें ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि अगर हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग करेंगे तो युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार भी हमारे हित के लिए कुछ करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने जनता से बहुत अधिक टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर दी। इससे जनता की आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी। दूसरी तरफ इसी समय प्लेग, इन्फ्लुएंजा, अकाल, इन सब चीज़ों से भी जनता दुखी थी। और एक और जो मेन कारण था वो ये था कि युद्ध के समय बहुत सारे लोगों को सेना में लिया गया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद इन लोगों को सेना में से निकाल दिया गया, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो जनता ये महसूस करने लगी कि ब्रिटिश सरकार स्वार्थी है और अंग्रेज हमारे हित के लिए कुछ भी नहीं करने वाले। दूसरा जो मेन कारण था वो था रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट क्या था? देखिए, 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया। संक्षेप में हम कहें तो हम कहेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया। अर्थात इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अरेस्ट कर सकती थी और उसे जब तक चाहे तब तक नज़रबंद करके रख सकती थी। एक तरीके से इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता का शोषण करने का लीगल राइट प्राप्त कर लिया। अर्थात सरकार किसी भी व्यक्ति को कभी भी अरेस्ट कर सकती थी और बिना कारण बताए जब तक चाहे उसको अरेस्ट करके रख सकती थी। तीसरा कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, क्या हुआ कि जो रोलेट एक्ट बना तो रोलेट एक्ट का हर जगह विरोध हुआ और पूरे देश में इसके विरोध में हड़ताल हुई। गांधी जी ने भी ये डिसाइड किया था कि वे इस एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे और पूरे देश में जगह जगह इस एक्ट के विरोध में सभाएं होने लगी, हड़तालें होने लगी, प्रदर्शन होने लगे। पंजाब में भी ये प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ के दो प्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों ही नेताओं को अरेस्ट कर लिया। जनता ने इसका विरोध किया और इनके विरोध स्वरूप 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। वहाँ पहुँचे जनरल डायर और उन्होंने बिना बताए गोलियों की बरसात शुरू कर दी और इसमें कम से कम 800 लोग मारे गए और 2000 लोग घायल हुए। ये कहलाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड।
देखिए, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीयों के मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि छोड़ दी। शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया और गांधी जी ने भी उनको जो उपाधि दी गई थी, केसर हिंद की उपाधि, उसको त्यागने का निश्चय कर लिया। इसके बाद हम लेते हैं हंटर कमेटी की रिपोर्ट। जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए हंटर कमेटी बनाई गई। जनता को ये उम्मीद थी कि ये जो हंटर कमेटी है ये जनरल डायर को कुछ सजा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनरल डायर को सजा देने के बजाय एक तरीके से उसके कार्य का परोक्ष समर्थन किया गया और हंटर कमेटी ने कहा जनरल डायर के कार्य के लिए कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित, अर्थात एक तरीके से ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर के कार्य का परोक्ष समर्थन किया। ये एक तरीके से भारतीयों के लिए बहुत ही असहनीय था और अब स्थिति ये हो गई थी कि भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष अपने पीक पर था। नेक्स्ट कारण है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद जो टर्की था वो हार गया था और हारने के बाद ब्रिटेन ने टर्की के साथ एक संधि की थी, सेवर्स की संधि। इस संधि के द्वारा टर्की के सुल्तान के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। भारत के मुसलमान टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, खलीफा अर्थात धर्मगुरु। तो उन्हें यह बहुत ही नागवारा लगा और वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। खिलाफत यानी कि खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना का आंदोलन। महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और महात्मा गांधी ने यह डिसाइड किया कि हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन इन सभी कारणों से प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किस प्रकार रहा। सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पुनः भारी बहुमत से असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसके बाद असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम तय किया गया और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन कौन से प्रोग्राम रखे गए? ये प्रोग्राम थे सरकारी पदों और उपाधियों का त्याग करना, सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार, 1919 के एक्ट के तहत होने वाले चुनावों का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों और समारोह में शामिल ना होना, भारतीयों द्वारा मेसोपोटामिया में कार्य करने से इनकार करना। ये सारे थे असहयोग आंदोलन के, हम कह सकते हैं कि नकारात्मक पक्ष, या इसके अलावा असहयोग आंदोलन का कुछ सकारात्मक या रचनात्मक पक्ष भी था। इसमें डिसाइड किया गया कि राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, आपसी विवादों का हल करने के लिए निजी पंचायतों का प्रयोग किया जाएगा, बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार किया जाएगा, हथकरघा और बुनाई उद्योग का प्रचार किया जाएगा और अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। तो ये सभी प्रोग्राम इसके अंतर्गत रखे गए। अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ। आंदोलन का प्रारंभ में गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस दे दी। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया। बहुत सारी शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, जिनमें बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़, काशी विद्यापीठ आदि शिक्षण संस्थानों की स्थापना उसी समय की गई। वकीलों ने अदालतों में कार्य करना छोड़ दिया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई।
स्वदेशी का प्रयोग किया गया, हथकरघा और बुनाई उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। और इस आंदोलन की एक विशेष बात रही हिंदू मुस्लिम एकता। आंदोलन इतना व्यापक गति से चल रहा था कि सरकार के लिए बड़ा मुश्किल था इस आंदोलन पर कंट्रोल कर पाना। तो सरकार ने अपना दमन चक्र प्रारंभ किया और बहुत ही अधिक आवश्यकता से अधिक शक्ति का प्रयोग ब्रिटिश सरकार ने किया। इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भी भारत आए, जिनका कि बहिष्कार किया गया। इस दौरान जो घटनाएं हुई असहयोग आंदोलन के दौरान, उसमें ननकाना कांड बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 मार्च 1921 को गुरुद्वारे में कुछ सिख एकत्रित हुए। आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण था, लेकिन यकायक उन पर धावा बोल दिया गया, गोलियां चलाई गई, जिसमें 70 सिखों की मृत्यु हुई। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने अपना भयंकर दमन चक्र चलाया। नेताओं को अरेस्ट करना, लाठीचार्ज करना, ये सब चलता रहा और आंदोलन अपने पीक पर चल रहा था। जनता का उत्साह कम नहीं हो रहा था। लेकिन इसी समय एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण गांधी जी को आंदोलन स्थगित करना होता है, और ये घटना थी चोरी चोरा कांड। ये कांड क्या था? 5 फरवरी 1920 को ये घटना घटित हुई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जनता और पुलिस के बीच झड़प हो जाती है और जनता ने उत्तेजित होकर पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे कि थानेदार और 21 सिपाही जलकर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब गांधी जी के पास ये खबर जाती है तो गांधी जी बिना देर करे आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर देते हैं और गांधी जी कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि यह आंदोलन अहिंसक तरीके से होगा, चूंकि इस आंदोलन में हिंसा हो गई है। यह कहते हुए गांधी जी इस आंदोलन का स्थगन कर देते हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी दुर्बलता यही रही कि जिस समय यह आंदोलन बहुत पीक पर चल रहा था, उसी समय अचानक आंदोलन को स्थगित करने की खबर आने से जनता पर मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छा प्रभाव नहीं होता और इससे बहुत से नेता नाराज भी हो जाते हैं और कुछ कांग्रेस से अलग भी हो जाते हैं। लेकिन इन कमियों के बावजूद भी इस आंदोलन का अपना महत्व है और अब हम देखते हैं कि इस आंदोलन की क्या इम्पोर्टेंस है। असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस रही वो ये है कि इस आंदोलन ने एक राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। देखिए, इससे पहले हम देख रहे थे उदारवादी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन, लेकिन इन दोनों ही आंदोलनों में जनता का योगदान इतना नहीं था। लेकिन असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था। ये एक ऐसा बड़ा आंदोलन था जो जनता ने स्वयं चलाया था। तो अब ये सिद्ध हो गया था कि भारतीय जनता भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो चुकी है। अब राष्ट्रीय आंदोलन केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहा था, भारतीय जनता भी उससे जुड़ चुकी थी। दूसरा इसका महत्व है साधारण जनता को निर्भीकता प्रदान करना। अभी तक भारतीय जनता अंग्रेजों से बहुत घबराती थी, लेकिन अब ये लगने लगा कि भारतीय जनता निर्भीक हो गई है और भारतीय जनता भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। और इस आंदोलन का ही ये परिणाम था कि जब तक ये आंदोलन चलता रहा, ब्रिटिश सरकार जनता का पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रयत्नशील रही और इसीलिए 1919 के सुधारों को भी क्रियान्वित किया गया। तीसरा इसका महत्व है रचनात्मक कार्यक्रम अपनाना। इस आंदोलन के दौरान जो रचनात्मक कार्यक्रम अपनाए गए थे, जैसे खादी का प्रचार करना, बुनाई उद्योग को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना, स्वदेशी को अपनाना, इससे देश को बहुत लाभ हुआ। तो कुल मिलाकर असहयोग आंदोलन एक पहला बड़ा आंदोलन था जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया और इसने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी। थैंक यू।